हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट्स एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पे भारतीय संसद से बनने वाले जितने भी प्रश्न हो सकते हैं वो सारे इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में टॉप 50 क्वेश्चन रखे हैं और मोस्टली वो क्वेश्चन ही रखे हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस पे अंत तक बने रहिएगा। लास्ट में कमेंट बॉक्स में आपको बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन ये है, संसदीय प्रणाली को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो फ्रेंड्स, संसदीय प्रणाली को इंग्लैंड या ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, संसद के 3 प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? तो फ्रेंड्स, संसद के 3 प्रमुख अंग हैं जिसमें से राष्ट्रपति है, लोकसभा है तथा राज्यसभा है। तो ये संसद के अभिन्न अंग है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, संसद के 3 अभिन्न अंग कौन कौन से हैं? तो राष्ट्रपति है, लोकसभा है, राज्यसभा है। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, संसद का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो फ्रेंड्स, संसद का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में किया गया है, जिसे 79 बोलते हैं। आर्टिकल 79 या अनुच्छेद 79 कह सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो फ्रेंड्स, जो लोकसभा का उल्लेख है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 81 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है, राज्यसभा का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो फ्रेंड्स, राज्यसभा का जो उल्लेख है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में है। तो फ्रेंड्स, आपको सिंपल सी एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है, सरला। आपको याद रखना है सरला, और ये याद रखना है आर्टिकल 79 से स्टार्टिंग रहेगी, 81 पे ख़त्म रहेगा और बीच में 80 रहेगा। तो आर्टिकल 79, 80 और 81, और 79 का मतलब सरला यानी कि संसद, और राज से मतलब हो जाएगा राज्यसभा, और राज्यसभा का उल्लेख आर्टिकल 80 में है। वहीं ला का मतलब लोकसभा हो जाएगा जिसका उल्लेख आर्टिकल 81 में। तो ये छोटा सा सरला या सरल आप कुछ भी रख सकते हैं याद। तो चलिए अगला क्वेश्चन ये है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो फ्रेंड्स, जो लोकसभा का सदस्य होता है उसका जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। तो और जो लोकसभा के सदस्य होते हैं ये डायरेक्टली चुने जाते हैं या प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, यानी इनके चुनाव में जनता पार्टिसिपेट करती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन ये है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो फ्रेंड्स, जो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 6 वर्ष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है, लोकसभा में अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं? तो फ्रेंड्स, लोकसभा में अधिकतम 500, पहले 552 था बट वर्तमान में 550 सीटें हो चुकी हैं। तो अधिकतम 550 सीटें हो सकती हैं और वर्तमान में 545 सीटों पर चुनाव होते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है, लोकसभा में वर्तमान में कुल कितने सीटों पर चुनाव होता है? तो फ्रेंड्स, अधिकतम 550 हो सकती हैं बट जो अभी चुनाव होते हैं वो 545 सीटों पर ही होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 545 हो जाएगा। और इसमें से फ्रेंड्स 2 एंग्लो इंडियन का भी प्रावधान हटा दिया गया है, 2 एंग्लो इंडियन का। तो जो 17वीं लोकसभा में चुनाव हुआ था वो 243 सीटों पर हुआ था। तो चलिए अगला क्वेश्चन ये है, लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? तो फ्रेंड्स, लोकसभा के अध्यक्ष को जो शपथ दिलाता है, मतलब फ्रेंड्स, लोकसभा का अध्यक्ष का कोई शपथ होता नहीं है। जो है लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो जो लोकसभा का सदस्य बनता है ना, उसी के रूप में वो शपथ लेता है, ना कि अध्यक्ष के रूप में। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार कंफ्यूज किया गया है बच्चों को कि लोकसभा का अध्यक्ष शपथ कौन दिलाता है। तो इसको शपथ नहीं होता है, और जो है इसका एक सदस्य के रूप में जो है शपथ होता है, लोकसभा के सदस्य के रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो फ्रेंड्स, राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति ही होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन ये है, राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? देखिए फ्रेंड्स, राज्यसभा के जितने भी सदस्य होते हैं उन सभी का कार्यकाल जो है होता है 6 वर्ष का, लेकिन जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति ही होता है, और उपराष्ट्रपति केवल 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। तो जो सभापति होता है उसका भी कार्यकाल 5 वर्ष का ही होगा, ये ध्यान रखना है आप सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र किसको दे सकता है? तो फ्रेंड्स, जो राज्यसभा का सभापति होता है वो अपना त्यागपत्र जो है उपसभापति को देता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपसभापति हो जाएगा। और उपसभापति को अपना त्यागपत्र देना होता है तो वो सभापति को देता है। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स, लोकसभा के जो पहले अध्यक्ष थे वो हैं जीबी मावलंकर।
जीवी मावलंकर इसका करेक्ट आंसर है, लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो फ्रेंड्स लोकसभा की जो पहली महिला अध्यक्ष थी मीरा कुमार थी। तो ये याद रखना है, बहुत पूछा जाता है। एक तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष, दूसरा महिला अध्यक्ष, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, दो सत्रों के बीच में अधिकतम कितने समय का अंतर हो सकता है? तो फ्रेंड्स जो है दो सत्रों के बीच में अधिकतम 6 महीने का अंतर हो सकता है। इससे अधिक गैप कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अधिकतम 6 ही महीने का प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है। और तो अगला क्वेश्चन ये है, किसी भी सदन में बैठक करने के लिए न्यूनतम कितने सदस्य उपस्थित होने चाहिए? तो फ्रेंड्स किसी भी सदन यानी कि लोकसभा या राज्यसभा में से किसी भी सदन में यदि बैठक करनी है, किसी प्रस्ताव पर चर्चा करनी है, तो फ्रेंड्स बैठक करने के लिए कम से कम उस सदन में जितनी भी सीटें हैं उसका कम से कम 1/10 भाग उपस्थित होना चाहिए। यानी कि अगर हम बात करें लोकसभा में जो सीटें हैं 550 का 1/10 करेंगे तो 55 सदस्य, और वहीं 250 राज्यसभा में होती है तो उसका 1/10 करेंगे तो 25 आ जाएगा। यानी कि लोकसभा में बैठक करना है तो कम से कम 55 सदस्यों को उपस्थित होना अनिवार्य है। वहीं यदि राज्यसभा में जो है राज्यसभा में बैठक करनी है तो 25 सदस्यों का उपस्थित होना अनिवार्य है। ठीक है, तो वही 1/10 भाग या कोरम जिसे बोलते हैं ना, पूछा हो जाता है कोरम की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो कम से कम 1/10 या गणपूर्ति हिंदी में बोलते हैं इसको। अगला क्वेश्चन ये है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? तो फ्रेंड्स लोकसभा जो अध्यक्ष है वो अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है, और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन ये है, संसद का कोई सदस्य अधिकतम कितने दिन संसद में अनुपस्थित होने से उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है? तो फ्रेंड्स यदि संसद का कोई भी सदस्य, चाहे वो राज्यसभा का हो या जो है लोकसभा का हो, वो अधिकतम यदि 60 दिन या 2 महीने कह सकते हैं, यदि सदन में उपस्थित नहीं होता है छुट्टियों को छोड़ के, तो फिर फ्रेंड्स जो है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। 60 दिन या जो है 2 महीने, आप याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, राज्यसभा के पदाधिकारियों को भारतीय संविधान के राज्यसभा के पदाधिकारियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो फ्रेंड्स जो राज्यसभा के पदाधिकारी हैं, जैसे कि लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, तो इन सभी का उल्लेख जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 में है, अनुच्छेद 79 में है। ठीक है, राज्यसभा के जैसे अध्यक्ष नहीं होता इसमें, वैसे राज्यसभा में सभापति, उपसभापति होता है, तो इन सभी का उल्लेख आर्टिकल 89 में किया गया है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 89 हो जाएगा। राज्य संसद सदस्यों को विशेष अधिकार किस अनुच्छेद के माध्यम से दिया गया है? तो फ्रेंड जो संसद सदस्य हैं उनको विशेषाधिकार दिए गए हैं कुछ, जो कि आर्टिकल 105 के माध्यम से दिया गया है, आर्टिकल 105 के माध्यम से। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, किस सदन को निम्न सदन कहा जाता है? तो फ्रेंड्स जो है लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, हाउस ऑफ पीपल्स भी कहते हैं इसको, तो निम्न सदन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन ये है, किस सदन को उच्च सदन कहता है? तो फ्रेंड्स निम्न सदन यदि लोकसभा हो गया तो वो ऑटोमेटिकली ही राज्यसभा उच्च सदन हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन ये है, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो फ्रेंड्स जैसे मैंने बताया था कि राज्यसभा में अधिकतम 250 सीटें हो सकती हैं, बट वर्तमान में जो है चुनाव जो है 245 सीटों पर ही होता है। तो ये याद रखना है, वर्तमान में यदि डाटा पूछे तो 245 सीटों पर ही होता है, लेकिन अधिकतम जो सीटों की संख्या बढ़ाई जा सकती है वो 250 तक की जा सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, किस सदन को लोकप्रिय सदन या जनता का सदन भी कहते हैं? तो फ्रेंड्स जो निम्न सदन है या लोकसभा को ही जनता का सदन या लोकप्रिय सदन कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो जनता के प्रतिनिधि आते हैं, जनता के द्वारा चुने गए, क्योंकि जो लोकसभा के सांसद होते हैं ना, उनका चुनाव डायरेक्टली जनता करती है। वहीं राज्यसभा की अगर हम बात करें तो उनका चुनाव डायरेक्टली जनता नहीं करती है, जनता के द्वारा जो चुने गए विधायक होते हैं वो उनका चुनाव करते हैं, जो है सांसदों का, राज्यसभा के। तो ये मेन डिफरेंस है, इसलिए इसे जो है जनता का सदन कहते हैं, प्रिय सदन भी कहते हैं लोकसभा को, और उच्च सभा को जबकि उच्च सदन कहते हैं, और जो है विद्वानों का सदन भी कहा जाता है जो है राज्यसभा को। अगला क्वेश्चन है, किस सदन को विद्वानों का सदन या शिक्षितों का सदन कहा जाता है? तो फ्रेंड्स जैसे कि अभी मैंने बताया, राज्यसभा को जो है विद्वानों का सदन या शिक्षितों का सदन कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन ये है, किस सदन को कभी भंग नहीं किया जा सकता? तो फ्रेंड्स यहाँ पे भंग होना चाहिए, बंद लिख गया है टाइपिंग से, मैंने देखा नहीं था। भंग यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग, भंग नहीं किया जा सकता।
तो फ्रेंड्स जो है राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक अस्थाई सदन है, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। तो अगला क्वेश्चन है कि सदन को अस्थाई सदन कहते हैं। तो मैंने अभी जस्ट बताया कि राज्यसभा को अस्थाई सदन कहा जाता है, क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। और अगला क्वेश्चन ये है, लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो फ्रेंड्स लोकसभा के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो ओम बिरला हैं। ये कोटा से सांसद हैं ओम बिरला जी। तो आपको याद रखना है, ये भी याद रखना है कहाँ से सांसद हैं, तो कोटा से हैं, कोटा राजस्थान। और ये वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो फ्रेंड्स लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो उल्लेख है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में है। वहीं अगर राज्यसभा के सभापति और उपसभा की बात मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, तो उसका उल्लेख है आर्टिकल 89 में, 79 में, सॉरी 79 नहीं 89 में। तो आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार से होता है। तो फ्रेंड्स मैंने बताया कि जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो इनडायरेक्टली चुने जाते हैं या अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि जनता डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करती है इनके चुनाव में, और ये जो है राज्यों के विधायकों के माध्यम से चुने जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष रूप से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है, राज्यसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति, राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो फ्रेंड्स राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, जो कि शिक्षा, साहित्य, समाज सेवा इन सब के विद्वान होते हैं, उनको नियुक्त करता है। इसीलिए तो जो है राज्यसभा को विद्वानों का सदन कहते हैं ना, इसी वजह से कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा विद्वान टाइप के लोग चुने जाते हैं, 12 लोग, और बाकी जो है विधायकों के माध्यम से चुने जाते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन ये है, राज्यसभा के वर्तमान सभापति कौन है। तो फ्रेंड्स जो राज्यसभा के वर्तमान सभापति हैं वो जगदीप धनखड़ जी हैं, क्योंकि जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं वो जगदीप धनखड़ हैं, और जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो उपराष्ट्रपति वर्तमान में जगदीप धनखड़ जी हैं, और इससे पहले जो है वेंकैया नायडू जी थे। तो याद रखना है आपको, वर्तमान जो सभापति हैं वो जगदीप धनखड़ हैं। और राज्यसभा की यदि वर्तमान उपसभापति की बात करी जाए तो वो हरिवंश नारायण सिंह है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हरिवंश नारायण सिंह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है, 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन चुने गए थे। तो फ्रेंड्स 17वीं लोकसभा का चुनाव 2019 में हुआ था, और उस टाइम जो है प्रोटेम स्पीकर चुने गए थे वीरेंद्र कुमार। और फ्रेंड्स प्रोटेम स्पीकर का काम ये होता है कि वो जो नई लोकसभा के सदस्य चुन के आते हैं संसद में, उनको शपथ दिलाने का काम करती है जो है प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटेम स्पीकर हो जाएगा। सभी लोकसभा के सभी सदस्यों को जो है शपथ प्रोटेम स्पीकर दिलाता है। देखिए चुनाव तो सभी सदस्य मिलकर करते हैं, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है प्रोटेम स्पीकर का। और जो है ये सदस्य जो है सभी सदस्यों को शपथ दिलाने के बाद फिर प्रोटेम स्पीकर का काम खत्म हो जाता है, उसके बाद अध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन ये है, लोकसभा में मत बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत कौन देता है। तो फ्रेंड्स यदि लोकसभा में किसी कारणवश किसी विधेयक पर डिस्कशन करते समय जो मत है वो इक्वल हो जाते हैं या बराबर हो जाते हैं, तो वैसी कंडीशन में अध्यक्ष को जो है लोकसभा अध्यक्ष को ये अधिकार प्रदान है कि वो निर्णायक मत दे सकता है, और वो जिसके साइड भी मत देगा वो मतलब उसकी जीत होगी। ठीक है, तो निर्णायक मत देने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को है। अगला क्वेश्चन ये है, राज्यसभा में निर्णायक मत देने का अधिकार जो है राज्यसभा के सभापति को दिया गया है, यानी कि उपराष्ट्रपति को। तो याद रखना ये बेसिक क्वेश्चन है, बहुत पूछता है और कंफ्यूज होता है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, तो इसको अच्छे से कहीं आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स अब राज्यसभा में तो लाया नहीं जा सकता, क्योंकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, वहाँ पे ऐसा कोई विधेयक नहीं लाया जा सकता। लेकिन फ्रेंड्स जो अविश्वास प्रस्ताव है वो लोकसभा में लाया जा सकता है। चाहे विश्वास प्रस्ताव की बात करी जाए या अविश्वास प्रस्ताव की, दोनों ही लोकसभा में लाए जा सकते हैं, क्योंकि जो है गवर्नमेंट होती है वो लोकसभा से ही होती है। ठीक है, तो अविश्वास प्रस्ताव जो है लोकसभा में लाया जा सकता है। और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि जो है अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में कौन लाता है। तो फ्रेंड्स अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लाता है, विपक्ष में जो भी रहेगा वो लेके आएगा। लेकिन यदि बात करी जाए कि विश्वास प्रस्ताव कौन लाता है, तो फ्रेंड्स विश्वास प्रस्ताव जो सरकार में होती है, जो सरकार होती है वो लेके आती है, यानी कि जो जिन्होंने अपनी सरकार बनाई है वो लेके आता है, या बहुमत दल का नेता ये लेके आता है विश्वास प्रस्ताव अपना जो है विश्वास जो है हासिल करने के लिए या बहुमत हासिल करने के लिए
लेके आता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन ये है, लोकसभा के सत्र को स्थगित करने की शक्ति किसके पास है? तो फ्रेंड्स लोकसभा के सत्र को स्थगित करने की जो शक्ति है वो लोकसभा अध्यक्ष के पास है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूज करता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन में इसको सॉल्व जो है उसको सॉर्ट आउट करूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, लोकसभा का 17वां स्थान तथा वितरण करने की शक्ति, वितरण नहीं होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे विघटन होगा। विघटन करने की शक्ति, यहाँ पे इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। विघटन करने की शक्ति किसके पास होगी? तो फ्रेंड्स लोकसभा का 17वां स्थान और विघटन करने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास है। तो फ्रेंड्स इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, ये क्वेश्चन यूपी-पीईटी 2022 में पूछा गया था। और यहाँ पे इंग्लिश वर्जन में क्वेश्चन दूसरा था और हिंदी वर्जन में मतलब क्वेश्चन दूसरा था। इंग्लिश के हिसाब से यदि आंसर किया जाता तो उस हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर आता था राष्ट्रपति आ रहा था। बट हिंदी के हिसाब से अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे तो उस टाइम जो इसका करेक्ट आंसर आ रहा था लोकसभा अध्यक्ष आ रहा था, क्योंकि हिंदी में क्वेश्चन पूछा गया था लोकसभा के सत्र को स्थगित करने की शक्ति किसके पास है। वहीं इंग्लिश में पूछा गया था 17 अवसान करने की शक्ति किसके पास है। तो 17 अवसान करने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास है, लेकिन सत्र को स्थगित करने की यदि शक्ति की बात करी जाए तो वो जो है लोकसभा अध्यक्ष के पास है। देखिए फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा यहाँ पे कुछ समझाना चाह रही हूँ तो आप लोग इसको अच्छे से सुनिएगा। देखिए तीन शब्द होते हैं, एक सत्र को स्थगित करना, और एक होता है सत्र अवसान, और तीसरा होता है विघटन कर देना। ठीक है, तो फ्रेंड्स सत्र को स्थगित करने का मतलब ये होता है, मान लीजिए कोई सत्र चल रहा है, मान लीजिए मैं बता रही हूँ कि बजट सत्र चल रहा है। ठीक है, तो बजट सत्र की जैसे बैठक चल रही है तो अचानक से जो है ऐसा कुछ हो जाता है कि लोकसभा अध्यक्ष उसको स्थगित करना चाहता है कि यानी कि ये बैठक फिर कभी होगी। ठीक है, तो उसको स्थगित कर देता है, यानी कि आज की बैठक को टाल करके फिर किसी दिन बैठक कर सकता है। इसे कहते हैं सत्र को स्थगित करना। लेकिन यदि सत्र अवसान की बात करी जाए तो मान लीजिए बजट सत्र चल रहा है तो बजट सत्र को समाप्त कर देना ही जो है सत्र अवसान कहलाता है। ठीक है, और यदि हम विघटन की बात करें तो विघटन का मतलब ये होता है कि जो है राष्ट्रपति ने पूरी लोकसभा को ही भंग कर दिया है, तो उसे कहते हैं विघटन। ठीक है, लोकसभा का भंग करना ही विघटन कहलाता है। तो याद रखना है, ये तीन वर्ड काफ़ी कंफ्यूज करते हैं। स्थगित करने की जो शक्ति होती है वो अध्यक्ष के पास होती है, बाकी लोकसभा का सत्र अवसान करना और विघटन करना ये शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। तो याद रखना है आप सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, लोकसभा का 17वां अवसान, विघटन तथा सत्र को स्थगित करने का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो फ्रेंड्स ये सारी शक्तियां जो है आर्टिकल 85 के माध्यम से प्रदान की गई हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 85 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है, सदन में गण पूर्ति कोरम का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो फ्रेंड्स जो सदन की गण पूर्ति या कोरम का उल्लेख है ये अनुच्छेद 100 में किया गया है, अनुच्छेद 100 में इसका उल्लेख है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 100 हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन ये है, प्रश्नकाल का समय कब से कब तक होता है। तो फ्रेंड्स जो प्रश्नकाल का समय होता है वो दोपहर 11 बजे से लेके 12 बजे तक होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो दोपहर 11 से लेके 12 बजे तक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है, प्रश्नकाल में कुल कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स जो प्रश्नकाल है इसमें कुल 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिसमें से तारांकित प्रश्न है, एक तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, अतारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं तथा अल्प सूचना वाले प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं मेनली, तो याद रखना है, कभी कभी पूछता भी है ये। तो अगला क्वेश्चन ये है, खासकर स्टेट पीसीएस या यूपीएससी अगर आप देंगे तो कभी वहाँ जरूर पूछे जाते हैं ये। और वनडे एग्जाम में तो शायद इतना नहीं पूछते, बट ये पूछते हैं कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो तारांकित प्रश्न कैसे होते हैं। तो फ्रेंड्स जो तारांकित प्रश्न होते हैं वो मौखिक रूप से पूछे जाते हैं। वहीं अगर अतारांकित प्रश्न की बात करी जाए तो वो लिखित रूप में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मौखिक प्रश्न होते हैं। तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन बनता है कि तारांकित प्रश्न एक दिन में अधिकतम कितने पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक दिन में अधिकतम जो है 20 तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन ये है, अतारांकित प्रश्न कैसे होते हैं। तो मैंने अभी जस्ट बताया था, लिखित प्रकृति के होते हैं, यानी कि लिख कर पूछे जाते हैं। जिसे भी क्वेश्चन करना है उसको लिख के कागज में देना होता है। मेरा क्वेश्चन ये है, और यदि मौखिक पूछना है तो ओरली बता देना होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन ये है, शून्यकाल का समय कब से कब तक होता है। तो फ्रेंड जो शून्यकाल का समय होता है वो लगभग दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक का होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 से 1 हो जाएगा। उसके बाद फिर 1 से 2 जो है लंच का टाइम रहता है। उसके बाद फिर जो है आगे संसद की जो चर्चाएं होती हैं वो सारी स्टार्ट होती हैं। ठीक है,
तो चलिए अगला क्वेश्चन ये है, धन विधेयक को राज्यसभा में अधिकतम कितने दिनों के लिए रखा जा सकता है। तो फ्रेंड्स धन विधेयक का पहले तो जो उल्लेख है वो आर्टिकल 110 में किया गया है, और जो है धन विधेयक लोकसभा में लाया जा सकता है, और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका जो है निर्धारण भी लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन धन विधेयक से पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स जो है धन विधेयक लोकसभा से पारित होने के बाद ये राज्यसभा भेजा जाता है। अधिकतम 14 दिन राज्यसभा इस पे मतलब इसको अपने सदन में रख सकता है, और 14 दिन के अंदर इस यदि राज्यसभा ने इस पे मतलब हस्ताक्षर करके या पारित करके नहीं भेजा तो ये स्वतः ही पारित मान लिया जा सकता है, क्योंकि धन विधेयक से संबंधित कोई भी शक्ति राज्यसभा को नहीं दी गई है। इसलिए यदि 14 दिन तक राज्यसभा रखता है, पारित करता है या नहीं करता है, वो अपने आप ही पारित मान लिया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन ये है, वह कौन सा पदाधिकारी है जो संसद के किसी सदन में बैठ सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। तो फ्रेंड्स वो है भारत का महान्यायवादी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत का महान्यायवादी। और इसका ये मतलब उल्लेख किया गया आर्टिकल 88 में कि जो है महान्यायवादी भारत के संसद के किसी भी सदन में बैठ सकता है, बोल सकता है, बट मतदान करने का अधिकार नहीं है। मतदान करने का अधिकार सिर्फ उसे होता है जो संसद का सदस्य होता है, यानी कि जिस सदन का वो सदस्य होगा उसी सदन में उसको मतदान करने की शक्ति भी प्राप्त होगी। यदि सदस्य नहीं है तो वो बोल भी सकता है, लेकिन वो जो है मतदान नहीं कर सकता कभी भी। तो फ्रेंड्स ये रहे आज के 50 क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिए, और जो है यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो हम डेली डालते हैं, तो आप लोग इसको ज़रूर पढ़ा करिए। चलिए धन्यवाद आप सभी का।